हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की सीरीज में आज का टॉपिक होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है। बहुत बेसिक और कोर कंसेप्ट्स इसके हम पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की सीरीज में अभी तक हमने परसेंटेज पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम ये सब चीजें पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी में, और उसके बाद ये सब भी पढ़ेंगे। तो मेरे बारे में जानना है तो पॉज करके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ओके, रेशियो और प्रोपोर्शन शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि रेशियो एक्चुअली होता क्या है। तो इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, और ए और बी की रेशियो कैसे लिखी जा सकती है? ये लिखी जा सकती है ए अपॉन बी और ए इज टू बी। इस तरह से ए और बी की रेशियो लिखी जा सकती है। ठीक है, अब मान लेते हैं ए और बी की जो हाइट दी गई है, हमको क्या दी गई है? हाइट। और हमें जो ए और बी की हाइट की रेशियो दी गई है वो दी गई है हमारे को 1/2। कितनी दी गई है? 1/2। तो इसका मतलब ए जो हमारे पास है वो हमारे पास 1 यूनिट है, और बी कितना है हमारे पास? बी हमारे पास 2 यूनिट है। ठीक, 1 यूनिट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ए, इसका 1 यूनिट का मतलब ये नहीं है कि ए हमारे पास 1 सेंटीमीटर है या ए हमारे पास 1 मीटर है। ठीक है, इसी तरह से बी जो है वो हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि बी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है। ठीक है, क्योंकि हम ने ये रेशियो में लिखा है। ठीक है, क्यों नहीं है ये 1 सेंटीमीटर या मीटर या 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर? क्योंकि हमारे पास अगर ए अपॉन बी 10/20 हो, ठीक है, उसको हम फर्दर डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 5/10, और ये 1/2। इसको भी 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से ए अपॉन बी अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, उसको भी हम 1/2 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज आ रही है? हमारे पास ये चीज आ रही है कि जो ये रेशियो है 1/2, ये वो चीज है कि किसी वैल्यू को हम, किसी दो वैल्यू को हम इतना सिंप्लीफाई करें कि लास्ट में जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जो लास्ट में जो ये रेशियो आएगी हमारे पास, ये आपस में को प्राइम होंगे। ये दोनों चीजें आपस में को प्राइम होंगे। ठीक है, को प्राइम का मतलब ये लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक से डिवाइड होगा। ठीक है, अब को प्राइम कैसे? जैसे 1/2 को हम 100/200 भी लिख सकते हैं ना। तो पहले तो ये 2 से डिवाइड होगा, कितना बन जाएगा? 50। ये 200 100 से डिवाइड होगा, कितना बन जाएगा? 100। फिर फर्दर ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना बन जाएगा? 25। और ये कितना बन जाएगा? 50। उसके बाद 5 से डिवाइड होगा तो ये कितना बन जाएगा? 10। और फिर 5 से बन जाएगा तो 1 और 2। ऐसा बन गया ना, 1 और 2। इसके बाद तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा ना। इसी तरह से 50/100 ये भी हमारे पास 1/2 के बराबर आएगा ना। कैसे आएगा? इसको हम पहले 2 से डिवाइड होगा, 25। ये भी 2 से, 50, 5 से, 5, ये कितना होगा? 10। फिर 1, 2। समझ पा रहे हो कि अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, कि इतना हमने सिंप्लीफाई कर लिया है कि जो लास्ट में जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है, जो रेशियो आ रही है, वो को प्राइम है। ठीक है, क्या है वो को प्राइम है। ठीक है, इतनी समझ आ गई आपको? ओके, इसी तरह से मान लेते हैं कि ए और बी की हाइट हमारे पास या वेट हमारे पास है 3/5 या 3:5 की रेशियो में। इसका मतलब क्या हो गया कि ए का वेट हमारे पास 3 यूनिट्स है, ना कि 3 किलो है। बी का वेट हमारे पास 5 यूनिट है, ना कि 5 किलो है। क्यों? क्योंकि 3/5 को हम 30/50 किलो भी लिख सकते हैं, या फिर 60/100 किलो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इन वैल्यू को इतना सिंप्लीफाई किया है, इतना सिंप्लीफाई किया है कि जो लास्ट की रेशियो हमारे पास आएगी, सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, ये 15 आएगा, ये 25 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा। 3/5 आया ना, मतलब फर्दर जो ये हमारे पास वैल्यू आएगी इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों जो नंबर्स हैं ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये एक से ही डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होते हैं? एक से ही डिवाइड होते हैं। ओके, रेशियो हम समझ चुके हैं। अब हम कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का। प्रोपोर्शनैलिटी क्या है कि हमने सुना होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसी तरह से ये दो तरह से हम जान सकते हैं इसको। कितनी तरह से? दो तरह से जान सकते हैं इसको।
ओके, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम समझेंगे इसको कि फर्दर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब मान लो मैं आपका टीचर हूं, क्लास टीचर हूं, तो अगर मैं आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा, तो आप अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में, यही होगा ना। तो इसी तरह से अगर मैं कम पढ़ाऊंगा आपको तो आप कम स्कोर करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा पढ़ाना आपका स्कोर करने से प्रोपोर्शनल है, कि मैं अगर अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप भी अच्छा स्कोर करोगे, अगर मैं बुरा पढ़ाऊंगा तो आप बुरा स्कोर करोगे। ठीक है, यही मतलब हुआ। तो इसको हम ना अपने कॉन्सेप्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। समझ लो कि अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो भी इंक्रीज हुई। कैसे? मान लो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100, हमने चीज ली 100 रुपए की, पहले हम बेचते थे उसको 20 रुपए के प्रॉफिट में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120, 120, प्रॉफिट यहाँ पे कितना था 20। अब हम मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट अब हो गया है 20 से 30, हो गया ना। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारी अब कितनी बन जाएगी, 120 से 130, यही हो रहा है ना। तो यही हुआ, प्रॉफिट बढ़ने से हमारा सेलिंग प्राइस भी बढ़ा। ठीक है, इसी तरह से अगर प्रॉफिट हमारा घटेगा तो सेलिंग प्राइस भी हमारी घटेगी। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कि अगर हमारी कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है तो उसी के प्रोपोर्शन में हमारी चीज, दूसरी चीज भी बढ़ेगी या घटेगी। जैसे हमने प्रॉफिट के केस में पढ़ा और लॉस के केस में पढ़ा कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी, और लॉस होगा तो सेलिंग नहीं, प्रॉफिट कम होगा तो सेलिंग प्राइस भी कम होगी। ठीक है। तो इसी तरह से हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल को समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हम लिखते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इस तरह से। ठीक है, अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल को किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं ए इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, 1/b, फ्रैक्शन में बना देते हैं इसको। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि आपके एग्जाम में अगर आप टाइम ज्यादा वेस्ट करते हो तो आप एग्जाम में कम स्कोर करोगे। इसी तरह से अगर आप टाइम कम वेस्ट करते हो तो आप एग्जाम में ज्यादा स्कोर करोगे, यही होता है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनली। किस तरह से कि आप कितना ज्यादा कुछ करते हो तो उसके प्रोपोर्शनली कितनी कम चीज होती है, या फिर आप कितना कम करते हो उसके प्रोपोर्शनली कितना ज्यादा दूसरी चीज होती है। ठीक है, जैसे मैथ्स में कौन सा, अरिथमेटिक में कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्पीड और डिस्टेंस का, स्पीड और टाइम का। स्पीड और टाइम आपस में हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, कैसे? स्पीड हमारी अगर बढ़ेगी तो टाइम हमारा कम लगेगा, उसी तरह से स्पीड अगर हमारी कम होती है तो टाइम भी हमारा ज्यादा लगता है। समझ गए दोनों कॉन्सेप्ट को? तो ये थे हमारे रेशियो और प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब हमको पढ़ना है तीसरा कॉन्सेप्ट। वो ये है कि जब हमको a इज टू बी दी गई है कुछ वैल्यू और b इज टू सी दी गई है कुछ वैल्यू। मान लेते हैं a इज टू बी दिया गया है हमको 3:5, और मान लेते हैं b इज टू सी दिया गया है 5:2। तो इस केस में हमको a इज टू बी इज टू सी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे कि दोनों में कौन सी चीज कॉमन है। b हमारे पास दोनों में कॉमन है। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा कि b की वैल्यू यहाँ पर और b की यह वैल्यू यहाँ पर भी बराबर है, कॉमन है। तो इसका मतलब एज इट इज लिख देंगे। जो हमारे पास a इज टू बी इज टू सी आएगा वो आएगा 3:5:2, क्योंकि 5 यहाँ पे भी कॉमन है, 5 यहाँ पे भी कॉमन है और b दोनों जगह कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों में जो प्रोपोर्शन है वो सेम है। तो इस तरह से हम लिख देंगे इस चीज में। इसी में अगर हमको दिया गया होता कि a इज टू बी हमारे पास है 2:3 और b इज टू सी हमारे पास है 4:5, तो हम क्या करते, अब देखो कॉमन चीज क्या है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, लेकिन जो b यहाँ पे है वो 3 है और b जो नीचे वाले में है वो 4 है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम, जहां पे हमको
A:B:C निकालना है, लेकिन जो कॉमन वैल्यू है वो डिफरेंट हो, तो उसमें पहले तो कॉमन वैल्यू को बराबर करेंगे। वो कैसे करेंगे? जो हमारे पास ऊपर वैल्यू में जो कॉमन चीज है उसको हम नीचे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से जो नीचे वाली चीज में कॉमन वैल्यू है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो हमारे पास बी जो कॉमन वैल्यू है वो बराबर आ जाए। तो क्या बन जाएगा हमारे को, ये सब मल्टीप्लाई करके 4 2 8, 4 3 12, 4 4 3 12, 5 3 15। अब देखो बी हमारे पास 12 और ये भी 12 आएगा, मतलब कॉमन बन गया। तो अब हमारे पास A:B:C कितना बन जाएगा, 8:12:15 बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से चीज निकाल सकते हैं हम। अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है, और वो चीज है हमारे पास के इसी चीज को हम वर्टिकल मेथड से भी कर सकते थे, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन से। कैसे? हमारे को दिया गया है A:B 2:3 दिया गया था ना, और B:C दिया गया था 4:5। अब इसको वर्टिकल मेथड से कैसे करेंगे? पहले हम लिख देते हैं A:B, जो हमारे को दिया गया है 2:3। अब B के नीचे दूसरी वाले B लिख दो, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये यहां पे लिख देते हैं। तो आगे C वाली वैल्यू आ जाएगी 4:5, मतलब C हमारे पास आ जाएगा यहां पे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये हमने लिख दिया, तो यहां पे आ गई हमारे पास ब्लैंक, आ गई ना ब्लैंक। तो ब्लैंक वाले केस में और यहां पे भी आ गई हमारे पास ब्लैंक। अब इसको हमने भरना है, तो कैसे भरेंगे? ब्लैंक वाले केस में क्या करेंगे, जो हमारे पास एडजेसेंट वैल्यू है वो लिख देनी है। यहाँ पे एडजेसेंट 3 है तो 3 लिख दो, यहाँ पे एडजेसेंट 4 है तो 4 लिख दो। अब हमारा आंसर कैसा आएगा कि जो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन में कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करेंगे हम कि वर्टिकली हम अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक, 4 2 8, 4 3 12 और 5 3 15, बस यही आ गया ना। इस तरीके से भी हमारी यही वैल्यू आई, यहाँ पे भी 8:12:15 और यहाँ पे भी 8:12:15। ठीक है, चलिए अब अगले आगे बढ़ते हैं। अब हमको बोला गया है कि हमारे पास कोई वैल्यू A:B दी गई है 2:3, B:C दिया गया है हमारे पास 4:1, C:D दिया गया हमारे पास 3:4। अब हमको निकालना है A:B:C:D। चलो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन निकाल देते हैं। उसमें क्या होगा, पहले लिख देते हैं हम यहाँ पे A:B। A:B कितना है हमारे पास 2:3। अब दूसरा जो B:C है वो हम लिख देंगे B के नीचे B वाली वैल्यू 4, और C आ जाएगा इसी के आगे, C लिख देंगे हम ऊपर। इसी तरह से अब C के नीचे C वाली वैल्यू लिख लेंगे जो है हमारे पास 3, उसके आगे आ जाएगा D आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे D आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगी ब्लैंक्स। क्या आ जाएगी? ब्लैंक। कहां कहां आ गई हमारे पास ब्लैंक? एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे। अब मैंने समझाया था कि ब्लैंक को हमने एडजेसेंट वैल्यू से फिल करना है, तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब कर देंगे वर्टिकली मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 3 12 और 2 24, 4 3 12 और 3 36, 3 1 3 और 3 9, 4 3 12, ये बन गया। ठीक है, ये हमारा निकल गया रेशो। अब देखो इनमें ये फर्दर डिवाइड होते हैं कैसे, ये 3 8 24, 12 3 16, 9 3 27, 12 3 16, 4 3 12। तो ये बन गए हमारे पास फाइनल रेशो। ठीक है, इस तरह से भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ओके, तो चौथा कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अब हम समझने वाले हैं। उसमें क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है रेशियो के ऊपर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास जो रेशियो है वो है 4/3 की। कितनी है? 4/3 की। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, 4/3 में अगर हम ऊपर भी 2 को ऐड कर लेते हैं और नीचे भी, एक सेकेंड नए कलर से करते हैं ताकि पता रहे, ऊपर भी हम 2 से ऐड करते हैं, नीचे भी अगर हम 2 से ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास जो नई रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी 6/5। ठीक है, क्या वो पहली रेशियो जो 4/3 थी उसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना,
क्योंकि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 बन चुका है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 बन चुका है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 बन चुका है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो कि इसमें जो डिफरेंस है 4 और 3 में डिफरेंस 1 होता है और इसका जो डिफरेंस है वो बराबर है। समझ पा रहे हो? ठीक है। इसी तरह से ले लेते हैं हम एक और चीज, कुछ समझाना चाहता हूं मैं। 5 अपॉन अगर हमारे पास 7 है, अगर उसमें हम 3 को ऐड कर देते हैं तो नई रेशियो कितनी आ जाएगी हमारे पास कि हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से एडिंग कर दी, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 8/10। दोनों रेशियो अलग अलग है, यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे 8/10, लेकिन जो डिफरेंस है हमारे पास वो 2 है और यहाँ पे 2 है। ठीक। इसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, मान लो हमारे पास जो रेशियो है वो है 11/7। चलो मान लेते हैं कि इसमें हमने माइनस कर दिया 4 और इसमें भी 4, मतलब दोनों जगह हमने एक ही वैल्यू से माइनस किया। अब जो नई वैल्यू हमारे पास आएगी, जो नई रेशियो हमारे पास आएगी, वो आएगी हमारे पास 7/3। क्या वो बराबर है? नहीं है, नहीं है ना बराबर। यहाँ पे 4 का, लेकिन यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ठीक है। इसी तरह से एक और चीज समझो, मैं क्या समझाना चाहता हूं बाद में बताता हूं। इसी तरह से एक और चीज समझो कि हमारा कोई रेशियो है 5/6। ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम कि अलग अलग वैल्यू से हम नीचे और ऊपर ऐड कर देंगे। ऊपर हमने 3 से कर दिया, नीचे हमने 4 से कर दिया। अब देखो जो नई वैल्यू हमारे पास आई वो आ गई हमारे पास 8/10। ठीक है। ये भी अलग है, ये भी अलग है। तब जब हमने ऊपर भी हमने अलग वैल्यू से किया और नीचे अलग वैल्यू से किया, यहाँ पे हमने सेम किया था फिर भी अलग थे, लेकिन जो डिफरेंस था वो सेम थे। अब डिफरेंस देखते हैं इन जगह। यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है 2 का। ठीक है। यहाँ पे क्या है? डिफरेंस 2 का है। तो इन दोनों चीजों से हमने क्या सीखा? इन दोनों चीजों से हमने सीखा कि जब हम सेम वैल्यू से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी जो सेम वैल्यू से हम ऐड या सेम ऑपरेशन, मतलब सेम वैल्यू से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमारी जो रेशियो है वो बैलेंस रहती है। रेशियो क्या रहती है? बैलेंस रहती है। रेशियो बैलेंस का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये डिफरेंस है, जो ये हमारे पास डिफरेंस है, ये हमारे पास सेम है। ठीक है। उसी तरह से अगर हम डिफरेंट वैल्यू से अगर हम एडिंग या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो रेशियो हमारे पास बैलेंस नहीं रहती है। रेशियो हमारे पास बैलेंस नहीं रहती है। रेशियो हमारे पास बैलेंस नहीं रहती है। ओके। तो सेम वैल्यू तो हमने कर लिया। इसी तरह से हम क्या लिखा था? सेम वैल्यू डिफरेंट। हाँ, तो इसी तरह से अगर हम समझें कि सेम वैल्यू को ही बढ़ाएंगे और घटाएंगे, सेम वैल्यू को बढ़ाएंगे घटाएंगे, मतलब इसी में हम कंटिन्यू करें, तो जैसे ये 11/7 में हमने 4 को ऐड किया था, माइनस किया था, इसमें हम 4 को ऐड कर देंगे और नीचे हम 4 को माइनस कर देंगे, तो क्या होगा? जो हमारे पास नई रेशियो आएगी वो कितनी आएगी? 7/3। तो यहाँ पे रेशियो कितनी थी? 11/7 और यहाँ पे 7/3। यहाँ पे डिफरेंस कितना था? 4। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 + 4 15 बन जाएगा। नहीं, यहाँ पे डिफरेंस बन जाएगा हमारे पास 12 का। तो देखा हमने, सेम वैल्यू से हमने अलग अलग ऑपरेशन किए। कौन से? ऊपर हमने एडिशन कर दी, नीचे सब्ट्रैक्शन। अगर हम इसको उल्टा भी करते हैं, ऊपर सब्ट्रैक्शन नीचे एडिशन, तो भी हमारी जो रेशियो में जो डिफरेंस है अलग अलग, वो अलग ही आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे भी रेशियो हमारी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे भी क्या है? रेशियो हमारी बैलेंस नहीं है। ठीक है। इसी तरह से अलग अलग वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट और एडिशन भी कर रहे हैं, तो भी रेशियो हमारी बैलेंस नहीं होती है। हम करना क्या चाहते हैं? एक्चुअली हमको रेशियो को बैलेंस करना है। क्या करना है? रेशियो को बैलेंस करना होता है। जहां पे रेशियो बैलेंस्ड है, इस तरह के केसेस में जहां पे रेशियो बैलेंस्ड है, वहां पे तो हमें आगे कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन जहां पे हमारे पास रेशियो बैलेंस नहीं होता है, वहां पे हमको रेशियो बैलेंस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको रेशियो ही बैलेंस करनी होती है। ठीक है। फिर से बोलता हूं, जहां पे रेशियो बैलेंस्ड होती है, वहां पे क्वेश्चन में हमें रेशियो अगर बैलेंस्ड है तो बस हमें क्वेश्चन निकालना है सीधे। लेकिन जहां पे रेशियो बैलेंस नहीं है, मगर जो दोनों रेशियो का जो डिफरेंस है वो अगर सेम नहीं है, तो उसमें हमको रेशियो को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है। तो चलो कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखो, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से पहले हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा बहुत समझो भी। मान लेते हैं जो मैंने पीछे आपको समझाया उसी तरह से आपको मैं मान लेते हैं कि हमारे पास बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दे रखी है पहले 4:5। कितनी दे रखी है? 4:5।
4:5। ठीक है, अब बोलता है कि बॉयज में 10 बॉयज एक्स्ट्रा ऐड करने से और गर्ल्स में 10 गर्ल्स एक्स्ट्रा ऐड करने से हमारी जो नई रेशियो आती है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन है कि जो नई रेशियो हमारे पास आती है वो आती है 5:6। कितनी आती है? 5:6। अब पूछा है कि बताओ पहले कितनी गर्ल्स थी। ठीक है, मतलब ये वाली चीज हमको निकालनी है कि पहले कितनी गर्ल्स थी हमारे पास। अब देखो 4:5 मतलब पहले वाली रेशियो में 4:5 रेशियो ही होता है ना, इसको हम 4/5 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 1 का। और दूसरी वाली रेशियो में कितना का डिफरेंस है? 1 का। मतलब रेशियो हमारी बैलेंस्ड है। क्या है? रेशियो हमारी बैलेंस्ड है। अगर हमारी रेशियो बैलेंस्ड है, हमारा क्वेश्चन यही निकल गया कि अब देखो बॉयज, पहले बॉयज और दूसरे बॉयज में कितने का फर्क है? यहाँ पे भी 1 का फर्क है। 5 और 6 मतलब पहले गर्ल्स और दूसरे गर्ल्स में कितने का फर्क है? 1 का। अब ये जो 1 का फर्क है, जो ये 1 यूनिट का फर्क है, ये कितना है? ये हमारे पास 10 गर्ल्स के बराबर है। ये 1 यूनिट हमारे पास ये वाली 10 गर्ल्स के बराबर हो गया ना। ये 10 गर्ल्स या 10 बॉयज के बराबर कुछ भी हो, बॉयज के केस में बॉयज, गर्ल्स के केस में गर्ल्स। 1 यूनिट हमारे पास 10 गर्ल्स का है। हमको निकालना है कि इनिशियली गर्ल्स कितनी थी, तो 5 यूनिट कितना होगा हमारे पास? 5 यूनिट हो जाएगा हमारे पास 50 के बराबर। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास 1 यूनिट जो है वो 10 बॉयज के बराबर है। तो इनिशियल में हमारे बॉयज कितने होंगे? ये हो जाएंगे हमारे 40। ठीक है, सिंपल था ना। मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ, रेशो बहुत आसान है रेशो। ठीक है, अब उसी प्रोसेस में हम थोड़ा फर्दर जाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दे रखी है इनिशियल में 4:5। कितनी दे रखी है? 4:5। अब ये बोल रहा है कि इसमें हमने 15 को ऐड किया और इस साइड भी हमने 15 को ऐड कर दिया। जो नई रेशियो हमारे पास आ गई वो हमारे पास आ जाती है 11:13। कितनी आ जाती है? 11:13। अब बोल रहा है कि पहले कितने हमारे पास बॉयज थे वो निकालने हैं। ठीक है, पहले हमारे पास बॉयज कितने थे वो निकालने हैं हमने। ठीक है, तो अब सोचो हमारे पास कि जो पहले हमारी रेशियो थी 4:5, उसके बीच में गैप कितना था? 1 का था। और दूसरी जो रेशियो हमारे पास आई 11:13, इसके बीच में गैप कितना है? 2 का है। तो सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है? देखना कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। नहीं है, क्योंकि नीचे हमारे पास 2 का गैप है तो ऊपर हमारे पास 1 का गैप है। सबसे पहले हमको रेशियो बैलेंस करनी होती है। वो कैसे करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कर दो कि नीचे ऊपर वाले जो गैप को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले गैप को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी नई वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, यहीं पे आ जाएगी। ये बन जाएगा 8:10 और ये नीचे वाली बन जाएगी 11:13। यही बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है। ठीक, अब हो गई हमारी बैलेंस। और ये सब करने के बाद हमने यहाँ पे कितना ऐड किया? यहाँ पे हमने पहले 15, यहाँ पे भी 15 का है। यही क्वेश्चन यहाँ पे ये था ना, 15-15। ठीक है, अब इन दोनों का गैप कितना है? ये 3 है। मतलब 3 यूनिट हमारे पास अगर 15 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। तो इनिशियल में हमने निकालने थे कि इनिशियल में बॉयज कितने थे हमारे पास। तो इनिशियल बॉयज तो ये 8 आएगा ना, तो 8 हमारे पास बन जाएगा 40 के बराबर। समझ आई मेरी बात? 8 बन गया हमारे पास 40 के बराबर। इस तरह से हमको सबसे पहला स्टेप होता है देखना है कि रेशियो बैलेंस है या नहीं। स्टेप 1 फिर से लिख देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो और प्रोपोर्शन के लिए, कि हमको चेक करना है कि चेक वेदर द ratios are balanced or not। ठीक है, अगर रेशियो बैलेंस है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। रेशियो बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? कि पहले वाले रेशियो का गैप देख लेंगे जितना होगा, और दूसरे वाले रेशियो का गैप देख लेंगे, तो जो होगा वो ऊपर नीचे प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो पिछले 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, आपके मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं, तो उसमें हमने क्या किया कि कोई नई पेन यूज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, कि जो हम ऐड कर रहे हैं ना, जो ये चीजें ऐड कर रहे हैं, देख लीजिए आप, जो चीज हम ऐड कर रहे हैं ना वो हमारे पास बराबर है। यहाँ पे भी 15 किया, यहाँ पे भी 15 किया। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, यहाँ पे भी 10 को ऐड किया था, यहाँ पे भी 10 को ऐड कर दिया था। ठीक है, ये नोटिस करने वाली चीज है कि जब हम सेम चीज को ऐड करते हैं तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा कि यहाँ पे जो हम चीजें हैं ये अलग अलग ऐड करने लग पड़े, यहाँ पे किसी और वैल्यू से ऐड करें या फिर यहाँ पे किसी और वैल्यू से ऐड करें,
तो तब किस तरह से हम इस चीज को निकालेंगे, तब भी हमारा प्रोसेस थोड़ा सा सेम होने वाला है, मतलब सेम ही रहेगा, बस थोड़ी सी चेंज आने वाली है, वो अब हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए उस प्रकार के क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो हमारे पास बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दे रखी है 5:7। ठीक है, मान लेते हैं कि बॉयज में हमारे पास 20 एक्स्ट्रा बॉयज ऐड होते हैं और गर्ल्स में हमारे पास 10 बॉयज एक्स्ट्रा ऐड होते हैं और गर्ल्स में हमारे पास 20 गर्ल्स ऐड होती है। नई जो रेशियो हमारे पास आती है वो 2:3 आती है। तो बताओ क्या करना है उसमें हमने। तो दो तरीके हैं हमारे पास इसमें। क्या तरीके हैं? पहले तो देखो, ये जो है हमारे पास ये बैलेंस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये बैलेंस है नहीं हमारे पास। तो पहले तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से? कि मान लेते हैं कि हमारे पास पहले 5x बॉयज थे। ठीक है, कितने x बॉयज थे? 5x बॉयज थे। अब हमने उसमें 10 और बॉयज को ऐड कर दिया। ठीक है, उसी तरह से बटा में लिख देंगे कि रेशियो होती है ना, बटा बटा में लिख देंगे कि हमारे पास पहले 7 गर्ल्स थी, 7x कर देते हैं, उसमें हमने 20 और गर्ल्स को ऐड कर दिया, और जो नई रेशियो हमारे पास 2.3 आती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15x प्लस 30 इक्वल टू 14x प्लस 40, और x हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, x हमारे पास जब 10 आ जाता है तो पहली वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 10 50 बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि पहले गर्ल्स कितनी थी हमारे पास? 70 थी। तो एक तो ये तरीका हो जाता है करने का। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का, जो आई थिंक प्रेफरेबल है। तो चलिए दूसरे तरीके से किस तरह से करेंगे। ठीक है, दूसरे तरीके से किस तरह से करेंगे हम, कि मान ले, क्योंकि पहले हमारे पास बॉयज गर्ल कितना था ना, ये 5:7 था। बाद में क्या रेशियो बन गई हमारी? 2:3 बन गई। कब बनी वो? जब हमने यहाँ पे प्लस 10 ऐड किया और यहाँ पे हमने 20 ऐड किया। इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे ऐसे केस में, इस तरह से क्रॉस करेंगे पहली वाले रेशियो को, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे पहले वाले रेशियो को। ठीक है, और इन दोनों को जो हमने ऐड किया था इस तरह से क्रॉस करना है हमने। ठीक है, 5 3 15। ठीक है, 5 3 15 कितना होता है? 5 इंटू 3, यहां से ये मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 7 2 कितना? 14, और 15 में से मतलब कितना बन जाएगा? 5 3 15, और यहाँ पे बन जाएगा 14। इन दोनों को माइनस करना है, वो बन जाएगा हमारे पास 1। ये 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? अब दूसरे वाले में देखो, 20 दूने 40, 10 तियां 30, 30 20 दूने 40, 10 तियां 30, और 40 माइनस 30 कितना होता है? 10। तो ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 10। कितनी बन जाएगी? 10। समझ आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? फिर से समझाता हूं, रुको। बहुत बहुत इजी और ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, 5 7 2 3 क्या दिया था कि बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है हमारे पास 5:7 पहले। ठीक है, और दूसरी जो रेशियो बन जाती है वो बन जाती है हमारे पास 2:3। ठीक है, 2:3। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड समझा रहा हूं मैं आपको। कौन सा मेथड? क्रॉस प्रोडक्ट। जो दूसरा मेथड है हमारा वो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक, अब क्या हो जाता है कि 2 और 3 कब बनते हैं? जब यहाँ पे हम 10 को ऐड करते हैं, 10 बॉयज को, और यहाँ पे 20 को ऐड करते हैं, तब 2 3 बना ना हमारा। ठीक है, बस ये चीजें इस तरह से लिख देनी हमने, और बाद में सिर्फ क्रॉस करना, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। 5 3 15, 7 2 14। ठीक है, अब 15 माइनस 14 करेंगे, कितना आएगा? 1। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 22 40, और 10 3 30। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 10। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी हमारी 10 के बराबर। अब डाल दो पहले। अब ये जो 10 है ये यहाँ पे नहीं, दूसरी वैल्यू वैल्यू में मत पुट कर देना। 10 जो है वो हमेशा पहली वैल्यू इनिशियल वैल्यू रेशियो में पुट करना। ठीक है, तो 10 अगर हम 1 यूनिट इक्वल टू 10 है तो 5 यूनिट कितने बन जाएंगे? 50, और 7 कितना बन जाएगा? 70। ठीक है, मतलब इनिशियली बॉयज हमारे पास 50 थे और गर्ल्स हमारे पास इनिशियली कितने थे? 70 थे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमें पूछा हो कि बाद में बॉयज और गर्ल्स कितने होंगे, तो ये 10 वाली वैल्यू को 1 यूनिट इक्वल 10 वाली वैल्यू को दूसरी वैल्यू रेशियो में पुट कर देंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 20, और ये बन जाएगा 30। अरे यार, पहले अगर हमारे पास 50 थे और उसमें अगर हम 10 को ऐड करेंगे तो कैसे हमारे पास 20 बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो हमको ये वाली चीज लिखनी ही नहीं है बाद में। ठीक है, हमको ये वाली चीज निकालनी है, पहले वाली रेशियो निकालनी है, फिर जितना हमको ऐड किया गया है क्वेश्चन में वो करते रहो। यहाँ पे हमने कितना ऐड किया था? 10 को, तो यहाँ पे 10 ऐड कर लो, तो 50 और 10 बन जाएगा 60। उसी तरह से 70 में हम 20 को ऐड कर देंगे, जो क्वेश्चन में पूछा था 90। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो
हमारे पास शुरू में हमारे पास बन गई थी 50 बॉयज की वैल्यू, शुरू में गर्ल्स हमारे पास 70 थे और बाद में हमारे पास बॉयज 60 बन गए और गर्ल्स हमारे पास 90 बन गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रही है। ठीक है, फिर से समझना है। ओके, फिर से समझते हैं क्योंकि ये जरूरी है, सारा बेस यहीं से बनने वाला है। हमारे पास पहले बॉयज और गर्ल्स थे हमारे पास 5-7, कितने थे? 5-7। बाद में हमारे पास जो रेशियो बन जाती है बॉयज गर्ल्स की वो बन जाती है 2-3 की। कितनी बन जाती है? 2-3 की। क्यों बनती है? क्योंकि इसमें हमने बॉयज को 10 ऐड किया, गर्ल्स को हमने 20 ऐड किया। ठीक है, अब हमने करना होता है क्रॉस, ये ऐसे और ये ऐसे। 5-3 जा बनता है 15, 7-2 जा बनता है 14, ये निकल जाएगा हमारे पास 1 यूनिट। कितना निकल जाएगा? 1 यूनिट। और ये कितने के बराबर होगा? 22 जा 40, 10-3 जा 30 और ये बन जाएगा हमारे पास 10। 1 यूनिट की वैल्यू जो है हमारे पास वो 10 के बराबर है। और जो ये 1 यूनिट है ये हमेशा इनिशियल वैल्यू में पुट करना है। ठीक है, 1 यूनिट हमेशा इनिशियल वैल्यू में पुट होगी। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? इनिशियल में हमारे पास बॉयज बन जाएंगे 50 और गर्ल्स बन जाएगी 70। बस खत्म, यहीं तक हमारा क्वेश्चन है, आगे कुछ नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू को यहाँ पे पुट नहीं करना है, दूसरी वैल्यू में बिल्कुल पुट नहीं करना है। दूसरी वैल्यू किसे कैसे निकलेगी? जो हमने ऐड किया है वो इनिशियल वैल्यू में निकाल देंगे। यहाँ पे 10 ऐड किया तो यहाँ पे 10 ऐड कर दो, 60 बन जाएगी हमारी जो बाद की वैल्यू है। यहाँ पे 20 ऐड कर दो, 90 बन जाएगी बाद की वैल्यू। निकल गया, आसान मेथड। ओके, अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होती है। देखो इस केस ये क्वेश्चन तो आसान था। इसमें क्या हुआ कि हमने, चलो ये तो समझ आ गया आपको कि 40 में से 30 को माइनस कर दिया। लेकिन ये जो साइंस लगाए हैं ना मैंने, ये जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हुए थे लड़के या लड़कियां, उसके बाद ये वाली रेशियो बन गई थी, ये बस आपको समझाने के लिए, ये आपको साइन लगाने नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो अगर यहाँ पे 20 × 2 40 तो ठीक है, इस केस में तो ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस भी होता ना, है ना, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे माइनस भी होता ना, तो 20 × 40, यहाँ पे -40 नहीं लिखते आप। ठीक है, इसको भूल जाओ आप, ये मैंने बस अब समझने के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये साइन आपको लगाने नहीं है, साइन आपको नीचे लगाने नहीं है कि ये प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। ठीक है, साइन आपको लगाने नहीं है। बट इतना याद रखना है आपको, इतना याद रखना है आपको कि ये जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो रहा है दोनों जगह। देखो क्या होगा जब ये दोनों जगह ऐड हो रहा होगा ना, ये यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली बात कर रहा हूँ, जब ये दोनों जगह ऐड हो रहा होगा ना हमारे पास, फिर से चलो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या था? 5-7 रेशो थी, जो बाद में 2-3 बन जाती है। कब बन जाती है? यहाँ पे हम 10 बॉयज को ऐड करते हैं और यहाँ पे 20 बॉयज को, गर्ल्स को ऐड करते हैं। प्लस प्लस हो रहा है ना। ठीक है, अब देखो जहां पे दोनों जगह बोल रहा है कि कुछ हमारे में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, बॉयज भी 10 ऐड हो रहे हैं, गर्ल्स भी 10 ऐड हो रहे हैं। तो उस केस में चलो ऊपर वाले तो आप निकाल लोगे क्रॉस करके, मैं निचले वाले क्रॉस की बात कर रहा हूँ। उस केस में क्या होना चाहिए कि 22 × 40 और नीचे क्या आएगा 30, ये दो वैल्यू आएंगे ना क्रॉस करके। तो हमेशा जब भी हम ऐड करेंगे चीजें, जब भी दो चीजें ऐड हो रही हैं, उस केस में अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। भूल जाना कि पहले इस यहाँ से यहाँ को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद यहाँ से नहीं, नहीं कोई नहीं, आप पहले यहाँ से भी कर लो 30 लिख दो, फिर यहाँ से कर लो 40। अब हमको देखना है कि क्या होना है, क्योंकि दोनों साइन हमारे प्लस प्लस हैं, दोनों साइन हमारे प्लस प्लस हैं, तो बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू हमारी माइनस होगी। इसी तरह से अगर दोनों साइन हमारे पास माइनस माइनस होंगे, दोनों साइन माइनस, मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास होता कि 10 बॉयज को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, निकाले हुए हैं यहाँ पे 20 गर्ल्स निकाली हुई हैं, तो उस केस में क्या होगा, 22 × 40 और 10 × 3 = 30, मतलब ऐसा लिख लेना आप। और उस केस में भी कि यही होगा, सेम यही होगा कि बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, ये दो केसेस हो गए। अब तीसरा केस क्या होगा कि या तो ऐड होगा एक जगह, या तो माइनस होगा दूसरी जगह, या तो माइनस होगा एक जगह, या तो ऐड होगा। इन दोनों केसों में क्या करेंगे, इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, दोनों वैल्यू का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको एक जगह यहाँ पे समझा देता हूं कि अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस आएगा, ठीक है, दोनों जगह में अगर कुछ ऐड किया होगा या दोनों जगह में हमने कुछ कम किया होगा, तो वहां पे क्या होगा, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हमने, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। उसी तरह से अगर ये वाला केस होता है तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें दोनों वैल्यू को ऐड करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, बस इतना याद रखना। ठीक है, इतना याद रखना। समझाऊं आपको क्या? ठीक है, ये वाली तो आप समझ गए, ये वाली आपको समझ गए। इसी तरह से ये वाली चीज माइनस प्लस या प्लस माइनस वाली चीज को समझते हैं। मान लो हमारे पास बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है,
ठीक है, मान लेते हैं कि बॉयज की गर्ल्स की रेशियो क्या है, बॉयज इंटू गर्ल्स की, चलो बना लेते हैं कोई। ठीक है, हमारे पास 10 बॉयज हैं, हमारे पास गर्ल्स कितनी आएगी, 15 गर्ल्स लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि गर्ल्स को, बॉयज को हमने 5 ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, 5 बॉयज ऐड कर दिए और गर्ल्स हमने -10 गर्ल्स कर दी। तो जो नई रेशियो हमारे पास आएगी, वो जो हमारे पास क्या होगा, पहले तो इसकी रेशियो बना लेते हैं, फिर से करते हैं कि बॉयज और गर्ल्स की रेशियो हमारे पास 2:3 है। कितनी है, 2:3 है। अब मान लेते हैं कि इसमें हमने 5 बॉयज को ऐड किया और यहाँ पे हमने 10 गर्ल्स को माइनस किया। तो जो नई रेशियो हमारे पास आती है, वो हमारे पास रेशियो आ जाती है 3:1 की। ठीक है, अब हमको निकालना है कि पहले वाले बॉयज कितने थे, पहले वाले गर्ल्स कितने थे, या बाद वाले बॉयज कितने थे, बाद वाले गर्ल्स कितने थे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको समझाया क्रॉस प्रोडक्ट से किस तरह से करेंगे। हम तो ये करेंगे ना, यहाँ पे 2 3 लिखेंगे, नई रेशियो क्या बनी हमारी, 3 1 बन गई। तो इनको क्रॉस कर देंगे, नीचे क्या है हमारा, नीचे एक जगह हमारा ऐड हुआ है प्लस, एक जगह 10 हुआ है। तो बस अपनी याद के लिए, साइन मत लगाना साथ में, अपनी याद के लिए यहाँ पे नीचे कहीं लिख देंगे हम कि यहाँ पे प्लस हुआ है और यहाँ पे माइनस हुआ है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि जो हम ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 5 निकल जाएगा एक वैल्यू 30 निकल जाएगी। अब हमको क्या करना है, प्लस माइनस या माइनस प्लस के केस में, प्लस माइनस या माइनस प्लस के केस में हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 30 इक्वल टू 35। ठीक है, 35 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या है, 2 1 2, 3 3 9, 9 - 2 = 7। 7 यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास 35 है, 7 यूनिट्स की वैल्यू 35 है। तो एक यूनिट कितना आएगा हमारे पास, एक यूनिट आ जाएगा हमारे पास 35/7 विच इज इक्वल टू 5। 5 आ जाएगा। तो पहले कितने थे हमारे पास, 5 × 2, 5 × 10। पहले हमारे पास बॉयज 10 थे, गर्ल्स हमारे पास उसी तरह से ये बॉयज हैं, गर्ल्स हमारे पास उसी तरह से कितनी आ जाएगी, 5 × 3 15 आ जाएगी। ठीक है, अब नई निकालनी होगी तो इसमें +5 करेंगे, इसमें -10 करेंगे, वो आ जाएगी हमारी नई रेशो। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजें निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इफेक्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन रेशियो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। क्योंकि आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट कर दो कि इसी तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबिलिटी के लिए भी आपको ये रेशो वाली कॉन्सेप्ट समझाऊं, और फिर एक दो और वीडियो में सारा रेशो बहुत आसान कॉन्सेप्ट के साथ बहुत आराम से करने वाले हैं। तभी होगा कि इसके ऊपर आप 10 12 कमेंट करते हो कि आपको सच में समझना है, ये सीरीज आगे लेनी है, तो ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ शेयर करें और कीप प्रिपेयरिंग हार्ड।